बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तुमसे है पाकिस्तान में खुशामदीद। मैं हूँ साजिद हुसैन। मजबूत मुस्तहकम पाकिस्तान पर हम बात करते हैं कैसे मुल्क मिल्लत की तामीर और तरक्की में हमने अपना किरदार अदा करना है। पाकिस्तान की मईशत को लेके न सिर्फ पाकिस्तान अलबत्ता हमारे पड़ोस में भी अब परेशानियाँ हैं। दूसरी जानिब चेयरमैन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और फ़ॉरेन मिनिस्टर बिलावल भुट्टो ज़रदारी का दौरा भारत क्या उम्मीद की किरण बन के सामने आएगा। 12 साल बाद ये दौरा हो रहा है। आज हम इस पे भी बात करेंगे। हम बात करेंगे कि इलेक्शन 14 मई को होंगे या कि इलेक्शन अब चले गए, अक्टूबर में नहीं होंगे इलेक्शन। खान साहब ने दूसरी जानब कहा है कि अब मैं कौम को दावत देता हूं कि आप सड़कों पर आएँ। तो क्या कौम सड़कों पर आएगी? हमारे ज़राए बता रहे हैं कि मज़ीद गिरफ्तारियों में इजाफा होगा। जो मुज़ाकराती टीमें दोनों जानब से कोशिशें कर रही थी वो कोशिशें भी अलबत्ता मंतकी अंजाम तक नहीं पहुँची। मुज़ाकरात नाकाम होते जा रहे हैं। इस पर भी बात करेंगे। फिर हम बात करेंगे पाकिस्तान में बढ़ती हुई महंगाई समेत कराची की सियासत पर। स्टूडियो मेरे साथ मौजूद हैं आप सीनियर जर्नलिस्ट हैं, के द्वारा आपने मुल्की सियासत के देखे हैं, सैयद सज्जाद अली शाह साहब। बहुत शुक्रिया सर, शाह साहब आपने टाइम दिया। उनके साथ मौजूद है, आपका ताल्लुक जमात इस्लामी से है और जमात इस्लामी के नज़रियाती रहनुमाओं में से हैं राशिद मन्नान साहब। बहुत शुक्रिया सर, राशिद मन्नान साहब आपने भी टाइम दिया। उनके साथ मौजूद हैं, आप भी सीनियर जर्नलिस्ट हैं, पाकिस्तान की सियासत और अंदरूनी खबरों पर आपकी बड़ी गहरी नज़र रहती है, सैयद ज़ीशान अहमद सिद्दीकी साहब। बहुत शुक्रिया सर, सिद्दीकी साहब आपने भी टाइम दिया। मैं आऊँगा आपके पास। सिद्दीकी साहब, ये क्या चल रहा है? ये सबसे पहले ये बताएं, क्या वाकई इलेक्शन के बाद ये अगर मुज़ाकरात नाकाम हुए तो गिरफ्तारियाँ हो रही हैं? साजिद, सबसे पहले आपका शुक्रिया कि आपने मदऊ किया और आप हमेशा अवामी इशूज़ पर बात करने के लिए जो है मुझे मौका फराहम करते हैं। गिरफ्तारियां भी होंगी साजिद भाई, और इलेक्शन जैसा कि आपके पिछले प्रोग्राम में मैं बता के गया था कि इलेक्शन तो अपने वक्त पर भी नहीं होंगे। अच्छा, खान साहब तो मई नहीं होंगे, अक्टूबर में भी, मैं आपको पहले भी कही थी ये बात। खान साहब तो कह रहे हैं ना 14 मई को जो है आप जो है इस्तीफे दें और नई तारीख का ऐलान करें। एक तरफ वो कह रहे हैं कि 90 दिन में इलेक्शन कराए जाएं, ये आईन और कानून कहता है। दूसरी तरफ वो कहते हैं अगर हमारे जो है मुज़ाकरात हो जाते हैं हुकूमती नुमाइंदों से और हमारे मुज़ाकरात कामयाब होते हैं तो हम अगस्त तक जा सकते हैं इलेक्शन के लिए। इनके बयान में तजाद देखें पहले आप, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान साहब के बयान में तजाद देखें। एक तरफ कहते हैं कि आईन और कानून के तहत 90 दिन में इलेक्शन होना जरूरी है, दूसरी तरफ कहते हैं अगर हुकूमत हमारी बात मान ले और ये इस्तीफे दे दें तो हम जो है अगस्त तक इंतजार कर लेंगे। इलेक्शन तो खैर नहीं होने साजिद। अच्छा। इलेक्शन अक्टूबर में भी नहीं होंगे। नहीं तो वजह और क्यों नहीं होंगे? साजिद आपको पता है, आपको कह रहा है आपको इलेक्शन करवाने। साजिद, इमरान खान साहब को देखें, जो पहले लोग लाए थे, पहले आर्मी चीफ का फड्डा था। जब आर्मी चीफ की तैनाती होनी थी उस वक्त खान साहब का शोर था कि आर्मी चीफ अपनी मर्जी का लाना चाहते थे, वो फैज़ हमीद साहब को जो है आर्मी चीफ बनाना चाहते थे। उसके बाद अब उनके जो है एक सहूलत का खाली एक ही लोग रह गए हैं, वो हैं 4 रुकनी बेंच सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का बशमूल चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान। क्योंकि मुल्की हालत और तमाम सियासी जमातों को जो है उस चीज़ से इख्तलाफ है कि चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जो है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को जो रिलीफ फराम कर रहे हैं। अच्छा, खाली फर्द वाहिद की बात नहीं है। पहले तो ये होता है ना कि भाई वजीर आजम कह रहे हैं, आपने वजीर आजम को नाअहल कर दिया। अब पूरी पार्लियामेंट कह रही है, पूरी पार्लियामेंट में हुकूमत में शामिल जितनी जमातें हैं सबको एतराज है इस फैसले पर कि आपने 4 रुकनी बेंच बना दिया और वो किसके हाथ में फैसला देंगे वो आपको भी पता है। लेकिन असल फड्डा ये है कि खान साहब चाहते हैं कि अगस्त से पहले पहले इलेक्शन हो जाए, क्योंकि सितंबर में जो है, अगर सितंबर में ये अपना चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जो है ये रिटायर हो जाएंगे। वो चाह रहे हैं कि उनकी रिटायरमेंट से पहले पहले जो है ये इंतखाबात हो जाएं, क्योंकि उनको पता है कि अगर चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान यही रहे तो शायद हम दोबारा आ सकते हैं। लेकिन अगर ये रिटायर हो गए और इनकी रिटायरमेंट के बाद अगर इलेक्शन होते हैं तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो आपको पता है वैसे ही कमजोर हो चुकी है, उसके बाद जो है इनका इलेक्शन जीतना जो है नामुमकिन है। वैसे तो अगर इस वक्त भी अगर आप इलेक्शन कराएं और खान साहब की जो ख्वाहिश है, और खान साहब कहते हैं कि इलेक्शन जो है कबल अज़ वक्त करवा लिए जाएं, और उनकी क्योंकि ख्वाहिश है, क्योंकि वो आईन और कानून भी वो अपनी मर्जी का ही चाहते हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया कि 90 दिन में इलेक्शन की एक तरफ उनकी ख्वाहिश है, दूसरी तरफ कह रहे हैं मुज़ाकरात होते हैं तो हम अगस्त तक जो है इंतजार कर लेंगे। लेकिन ये इलेक्शन होने नहीं है साजिद। अच्छा। मैं आपको पहले भी बोल के गया, मैं दोबारा भी आपको बात कर रहा हूँ, ये इलेक्शन अक्टूबर में भी नहीं होंगे। ये अक्टूबर में अगर, क्योंकि पिछले प्रोग्राम में आपको 2024 बल्कि 24 से, क्योंकि आईन और कानून में एक गुंजाइश है कि 1 साल की एक्सटेंशन ये असेंबली ले सकती है, क्योंकि इस वक्त मुल्क में जो है जो इन्होंने जवाब बनाया है वो उन्होंने माशी हालत को, मईशत को बनाया है। अच्छा, मईशत में बिगाड़ की जिम्मेदार पहले तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को कहा जाता था कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है मईशत तबाह करके गई है। लेकिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत को गए हुए साजिद 1 साल हो गया है। लेकिन अब किसकी हुकूमत है? मैं आता हूँ ज़ीशान, अब मौजूदा जो हुकूमत की परफॉर्मेंस है मैं इस पे आता हूँ, इस पे टेक लेता हूँ। मैं आता हूँ शाह साहब,
आप क्या कहेंगे कि ये मुज़ाकरात नाकाम हुए तो गिरफ्तारियाँ होंगी? साजिद, मुज़ाकरात की नाकामी के तो हम पहले भी जिक्र कर चुके हैं कि भोंडे तरीके से जो चल रहे हैं इसमें शराइतें रखी गई हैं और इस तरह मुज़ाकरात नहीं होंगे। ये डिले टैक्टिसेस कहलाती हैं, सियासी डिले टैक्टिस जो हो रही है। और जहाँ तक 14 मई की बात की जाए तो वो तो मामला ख़त्म हो गया। अच्छा। हम पहले भी बिल्कुल कह चुके हैं और मुत्तफ़िक़ है ज़ीशान की गुफ्तगू से कि 14 मई वाली बात बिल्कुल तय है। हाँ, रह जाता है अक्टूबर वाला मामला, तो वो एक टेन्योर का मामला है, जेन्युइन है कि वो ख़त्म होते ही जो है वो आइन का इतलाक़ हो जाता है। तो उसमें अब आपने देखा होगा कि असेंबली में जो बिल्स जा रहे हैं उनमें सदारती इख्तियारात को कम किया जा रहा है, उनमें जजेस के इख्तियारात के ऊपर बातचीत हो रही है। तो ये जो सर्कल में और फ्रेम में लाया जा रहा है चीज़ों को, तो उसमें हमें ये नज़र आ रहा है कि बहुत सी चीज़ों में बिगाड़ था या ज़रूरत थी अमेंडमेंट की, तो अमेंडमेंट की जा रही क्योंकि हर दौर में हर गवर्नमेंट अपने हिसाब से आइन में तरामीम कर चुकी है, साबिक़ा दौर में भी कर चुकी है। तो इस वक्त अगर ज़रूरत है तो वो होगी। रह जाता है ये तीसरा आपका इशू, बड़ा ज़बरदस्त सब्जेक्ट है कि इमरान खान ने जो है वो अनाउंसमेंट की है बाकायदा कि जो है वो लोग घरों से निकले सड़कों पे और सड़कों पे आए। तो वो एक ये टेस्ट ट्रायल है। अच्छा। एक ये सियासी टेस्ट ट्रायल है जो वो देख रहे हैं कि कारकुन कितना वार्म अप है और क्या हो सकता है। और चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान की फेवर में निकलने का उन्होंने वाज़े लफ्जों में ऐलान किया आज कोर्ट जाने से पहले। तो अब देखना ये कि टेस्ट ट्रायल जो है वो किस हद तक कामयाब होता है और कितनी जगहों पे कितने तादाद में मुजाहरे होते हैं और क्या गिरफ्तारियां अमल में आती हैं, क्या वायलेशन होती है। क्योंकि आज भी हमने ये देखा कि कोर्ट के हवाले से ये पहले ही लेटर आ चुका था कि इज्तिमा नहीं होगा, सियासी इज्तिमा कोई नहीं होगा और ना ज्यादा लोग होंगे और पेशी जो है वो जिस नॉर्मल तरीके से होती है वो होनी चाहिए। तो वो कह के गए कि मुझे मौजूद अदलिया ने बुलाया तो मैं जा रहा हूँ। तो उसके जाने से पहले उन्होंने जो है वो अपने कारकुनान को वार्म अप करने की कोशिश की। ये एक बड़ा सब्जेक्ट है कि वो देखना चाह रहे हैं टेस्ट ट्रायल में कि क्या मेरे कारकुन वार्म अप हैं, निकल सकते हैं, सड़कों पे आ सकते हैं। गिरफ्तारियों के खदशात के पेश नज़र भी कारकुनान को आना पड़ेगा। लेकिन चूंकि आप देख चुके हैं कि मुज़ाकरात के चक्कर में क्या हुआ और किस तरीके से आपके सामने जो पुराने साबिक़ा सीएम थे उनके घर पे ताबड़तोड़ हमला हुआ और मैं समझता हूँ कि एक छोटा सा एहतजाज भी सामने नहीं आया। तो अब ये नए तजर्बे को भी देखते हैं कि क्या सामने आता है। चले प्रोड्यूसर साहब, जरा नून लीग को भी कॉल मिलाइएगा। नून लीग के इखलाक हाशमी साहब से भी पूछ लेते हैं कि मुल्क किस सिमत जा रहा है। उससे पहले राशिद मनान साहब, शाह साहब ने कहा कि जो अहम कानून साजी की जा रही है उसमें जजेस और सदारती इख्तियारात में कमी लाई जाएगी, ये ठीक है? बिस्मिल्लाह, आपका बहुत शुक्रिया, वीनस टीवी हमें मौका देती रहती है। देखिए, जो ये ज़रूरी था। अच्छा। इख्तियारात का तवाज़ुन पाकिस्तान के दस्तूर में कहीं नहीं है। ठीक है। और इस बात का सबूत है कि इंसान का बनाया कानून हमेशा हमेशा तरामीम का मुतमन्नी होता है, मौजूद मिन्नत होता है। पाकिस्तान के कानून में इतनी सारी डिस्क्रिपेंसीज थी कि वो रफ्ता रफ्ता सामने आ रही है। कभी अदलिया के इख्तियारात बहुत हैं, कभी वज़ीर-ए-आज़म को अदलिया से मुस्तस्ना करके इख्तियारात का इस्तेमाल किया गया, कभी पार्लियामेंट की बालादस्ती का नाम लेके अदलिया को दबा दिया और कभी अदलिया ने अपनी जबरदस्ती को दिखा के 3 वज़ीर-ए-आज़म को मुल्क भेज दिया। तो अब जो हो रहा है वो एक बैलेंस की तरफ हम जा रहे हैं। इसका मतलब है हुकूमत ये अहम कानून साजी ठीक कर रही है, इसकी जरूरत है। इसकी जरूरत है, बहुत सारी तरामीम की जरूरत है। अच्छा। अभी बहुत सारी तरामीम की जरूरत है। देखिए, इमरान खान ने पिछले 4.5 साल में जो किया, आज तक वो ग्रिप में नहीं आ सके। उसकी वजह ये कि पहले जनरल्स के गोद में बैठे हुए थे, अब जजेस के भी गोद में, जज भी सिर्फ 4 रह गए हैं। अच्छा। और जिनकी वीडियो ऑडियो आने के बावजूद, सासुमार की फरमाइश के बावजूद भी उनको शर्म नहीं आ रही कि वो इस्तीफा दे देते और इस्तीफा दे के एक जायज़ फैसला करते, बेंच से अलग हो जाते। क्या जजेस कम तो नहीं है? 16-17 जजेस है माशाल्लाह सुप्रीम कोर्ट में, 4 जजेस हट जाएंगे और बाकी लोग दूसरे जगह आते, तो वो ऐसे तो नहीं कि जाहिल लोग हैं, वो भी कुछ कानून कायदा जानते हैं। वो अगर कुछ रिलीफ देंगे इमरान खान को तो भी आवाम ठंडी हो जाएगी, कुछ देंगे अवाम को तो भी अवाम ठंडी। मैं आपसे कंटिन्यू करता हूँ। सैयद इखलाक हाशमी ने ज्वाइन किया, आपका ताल्लुक नून लीग से। हाशमी साहब, खुशामदीद कहेंगे शो में। आज खुशामदीद, क्या हाल है? ठीक ठाक हैं आप? ठीक। हाशमी साहब, अहम कानून साजी की तरफ अब आप लोग जा रहे हैं, जिसको मुख्तलिफ मकाते में फिक्र अप्रिशिएट कर रहे हैं कि ये पहले हो जाना चाहिए था। कानून साजी तो आप कर रहे हैं, लेकिन कल और आपने भी इक़्तिदार में हमेशा रहना नहीं है। आप महंगाई कब कंट्रोल कर रहे हैं? और जहाज जो वजीर आज़म जिसका जिक्र कर रहे थे कि वो लैंड होने वाला है पेट्रोल का भरा हुआ, वो कब आ रहा है सर? मेरे इंशाल्लाह चंद दिनों में जहाज आने वाला है यहाँ पे।
और आपके तेल की कीमतें भी कम हो जाएंगी, उसके रूप से तेल लेने के बाद बहुत ज्यादा कीमतें कम हो जाएंगी। 40 रुपए का रिलीफ, सातों महीने में 40 रुपए का रिलीफ तब क्यों नहीं दिया? अच्छा, इखलाक साहब से पूछें। अभी जो है ओगरा ने अपना एक नोटिफिकेशन समरी भेजी थी वजीर आजम पाकिस्तान को, जिसमें 40 रुपए जो है पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में कमी की जानी थी, क्योंकि आलमी मंडी में 77 से $82 फी बैरल तक जो है कीमतें रही हैं। उसके मुताबिक आपको जो है पेट्रोल पाकिस्तान पहुंच के तकरीबन 180 से 90 रुपए का पड़ रहा है। उसके अलावा लीवीज और तमाम टैक्सेस को मिला के तकरीबन 67-68 रुपए आपका जो है तमाम टैक्सेस बनता है। उसके बाद पेट्रोल की कीमत जो है 240 रुपए बनती है। तो आपने ये 40-42 रुपए का रिलीफ जो बराह रास्त आवाम को मिल रहा था, तो आपने ये रिलीफ क्यों नहीं दिया? क्यों पूछ रहे थे जी हाशमी साहब? यार बात ये है कि देखिए इस टाइम अब आपका जो मुल्क है ना, ये जी आपका इतनी इसकी मैशत खत्म हो चुकी है कि ये इन्हीं उसके ऊपर चल रहा है मुल्क जो है, पेट्रोल की कीमतें और इनके। हालांकि ये बिल्कुल भाई सही कह रहे हैं कि हमें अब कीमतें कम करनी चाहिए थी, लेकिन न जाने वो कौन लोग बैठे हुए हैं कि जो कीमतें कम नहीं कर रहे हैं। और जो है ना, आप लोग बैठे हुए हैं बाकी शाह मतलब साहब। बिजली की कीमतों में इजाफा कर दिया 3.5 रुपए, और अपना गैस मीटर्स में जो है सरचार्ज 500 रुपए मीटर रेंट कर आप दिया। बैठे हुए हैं, हुकूमत आपकी है। यार हुकूमत तो हमारी है, लेकिन हमें खुद समझ नहीं आ रही हुकूमत है किसकी है। अच्छा सर तो को छोड़ दें। रिजाइन कर देना चाहिए, फिर तो हुकूमत छोड़ दें। इमरान खान साहब का मुतालबा मानते हुए फौरी तौर पर इलेक्शन करा देना चाहिए आपको। इखलाक भाई से ये भी पूछे कि पेट्रोल का जहाज 7वां हमले की बैरल तो नहीं 1971 में आ आप रहा बात था? कर रहे हैं, हमें बात करने दो जी यार, जी जी सुन जी लो जी पहले। जी जी हाशमी साहब, नहीं, पहले बात तो सुन लो ना पहले। जी जी। मैं ये कह रहा हूँ कि कराची के अंदर मैं जिस इलाके में रहता हूँ, अब फुल जो है बिल पे करते हैं कि इलेक्ट्रिक के पूरा इलाका, लेकिन हमारे पीछे का जो इलाका है वो बिल पे नहीं करता है। उनकी लोड शेडिंग नहीं होती, हमारे यहाँ लोड शेडिंग हो रही है 4 दफा। मुझे बता कि किसे क्या है यहाँ पे। हाँ, उसके बाद ना तमाम इलाके टैक्स पानी तो पानी भरते। यहाँ कोई हुकूमत नहीं है पाकिस्तान में भाई, यहाँ कोई कानून नहीं है, कुछ नहीं है। सब माफिया काम कर रहे हैं, ब्यूरोक्रेसी। जिस तरह इमरान खान का नहीं कहना मानती थी, इस तरह मुझे ये लगता है कि हमारी तो हुकूमत 12 लोगों की हुकूमत है ना, एक आदमी हुकूमत तो नहीं है। जैसे ब्यूरोक्रेसी इमरान खान को परेशान किए हुए थे, इसी तरह इस ब्यूरोक्रेसी हमें परेशान कर रही है। तो फिर छोड़ दें, आप जाओ। हुकूमत छोड़ बड़ा दें। इंकशाफ है। नहीं, हम तो कहते हैं कि शहबाजी साहब को रिजाइन करें। वो भाई कौन सी ब्यूरोक्रेसी, नाम लेना, आप नाम लीजिए। नून लीग के अपने ही लोग कह रहे हैं कि रिजाइन करें। देखिए सिंध गवर्नमेंट की वफाकी सूबाई सारी ब्यूरोक्रेसी सब नहीं काम करने दे रही है। अब सियासतदानों को नाकाम करने के लिए बैठी है इमरान खान के दौर से और अभी तक। सिंध हुकूमत का जिक्र कर रहे हैं, सिंध हुकूमत तो इनकी इत्तेहादी है। मैंने सिंध गवर्नमेंट है, बलोचिस्तान हुकूमत है, पंजाब हुकूमत है, तमाम सूबाई गवर्नमेंट जो ब्यूरोक्रेसी जो है। तो फिर इक्तदार से भी तो सर आप ही चिपक के बैठे हैं। भाई हम कह रहे हैं ना रिजाइन करें। हम तो कह रहे हैं शहबाज शरीफ रिजाइन करें हुकूमत से। तो कल आप एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करें और ऐलान करें। यहाँ पे तो आपने बोल दिया। मैं वही बता रहा हूँ, हमारा तो वोट बैंक सारा खत्म होते जा रहा है, काम हमारे हो नहीं रहे। नून लीग वालों एक कोई नौकरी नहीं मिली, किसी को कुछ नहीं मिला, तो ऐसी हुकूमत से क्या फायदा कि मुंह काला कर रहे हैं हम अपना जो ना। ओ काफी गमो गुस्सा है। अच्छा फिर हाशमी साहब ये भी बताइए, इसका मतलब फिर तो ये हुआ कि हमने कहा था कि नवाज शरीफ साहब नहीं आएंगे, वो भी नहीं आएंगे। भाई नवाज शरीफ मुझे बताया कि मैं जो बात करूं, नवाज शरीफ साहब ने कहा था हुकूमत मत लें, सही है ना जी। अब जिस तरह से भी हुकूमत ली गई, हम इसके पीछे नहीं जाते, लेकिन हुकूमत हमने ले ली कि जी हम ये करेंगे वो करेंगे, इसहाकदार आएगा, ये करेगा, फलाना करेगा, लेकिन कुछ नहीं हुआ। अवाम परेशान है और अवाम परेशान हो रही है जो ना, और कुछ भी नहीं है। चले आप कॉल पे रहें, मन्नान साहब कॉल पे रहें। हाशमी साहब, राशिद मन्नान साहब, आप जमात इस्लामी से आपका ताल्लुक है, आपने देखा कि नून लीग के अपने लोग अभी हमारे साथ लाइन पर हैं, वो कह रहे हैं हम नहीं कर सकते कुछ। ये तो इनको लेते हुए सोचना चाहिए था ना कि जिस इसमें हाथ डाल रहे हैं कोयले की दलाली में, तो मुंह निकाले ही होना था। सवाल ये पैदा होता है कि चले ठीक है, मुमकिन है इत्तेहादी ब्लैकमेल कर रहा है। नहीं, कोई ब्लैकमेल नहीं कर रहा। सच्ची बात यह है कि हुकूमत तो यहाँ पे पाकिस्तान में कभी भी जमहूरी रही नहीं है। अच्छा, यहाँ पे कभी जनरल जीएस की जनरल हुकूमतें चलती हैं, जनरल्स की और जजेस की हुकूमतें चलती हैं। अच्छा। उन्हीं का दबाव होता है, उन्हीं की वजह से हर पार्टी दबाव में रहती है। 2/3 मेजोरिटी लेने के बाद भी तो नवाज शरीफ के ऊपर मुल्क दबाव था ना। 2/3 मेजोरिटी वाले वज़ीर आज़म को घर भेज दिया। पार्लियामेंट उस वक्त कहाँ थी? 2/3 मेजोरिटी बड़ी मुश्किल से किसी को मिली थी, और वो था नवाज शरीफ जिसको मिली थी। वो उसको जजेस ने और जनरल ने मिलकर घर भेज दिया। तो कहने का मतलब है कि हकीकत है कि जो इखलाक हाशमी कह रहे हैं कि अभी भी वो सब कुछ न्यूट्रल नहीं हुआ है, पासे पर्दा कुछ और भी है। अच्छा, और उस न्यूट्रल को जब तक पूरी तरह न्यूट्रल नहीं किया जाएगा, ठंडा नहीं किया जाएगा, पाकिस्तान में हुकूमतें ऐसी चलती रहेंगी और हम मसाइल का रोना रोते रहेंगे।
अब आप देखें कि कराची शहर की आपने बात की है, पता नहीं अदम उनका- एतमाद का वोट तो ले लिया ना वजीर आजम साहब ने, अदम एतमाद का वोट तो ले अब लिया, कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट बनता है। लेकिन अदम एतमाद का वोट लेने के बाद उनके इख्तियारात उस तरह से दे नहीं रहे जी, जी, हैं, जी, आशमी साहब। कर रहे हैं वो। जी नहीं साजिद भाई बात सुने अभी जी मैं दोपहर को डीएमसी ऑफिस के अंदर एक जगह बैठा हुआ था राशिद भाई सुने इस बात को। जी जी मैं ये बैठा था डीएमसी ऑफिस के अंदर, ठीक है, वहां पे जो लूट मार का बाजार करम था, जो कुछ वहां पे हो रहा था, कौन सी डीएमसी कोरंगी? कराची के अंदर हो रहा है। मैं कह रहा हूँ कि यकीन करें आप सोच ही सकते हैं जो है ना। डीएमसी कोरंगी की बात कर रहे हैं आप? जी कौन सी डीएमसी हाशमी साहब? नहीं डीएमसी कुरंगी। अच्छा और इनसे पूछा, राशिद साहब ने एक नंबर मुझे दिया था के इलेक्ट्रिकली इमरान साहब का, जी ठीक है ना जी, उन्हें मेरी दो बात हुई। मैं कह रहा हूँ मैं खुद परेशान हूँ कि मैं अपना तमाम जो है बिजली के बिल देता हूँ, पानी के बिल देता हूँ, मेरा इलाका पीसफुल बेहतरीन किस्म का इलाका है, लेकिन पीछे कच्ची आबादी में लोड शेडिंग नहीं हो रही है, हमारे घर में लोड शेडिंग हो रही है। यार कहाँ जाए मुझे बताएं। तमाम जगह अपने मिनिस्टर से कह दिया, सबसे कह दिया, लेकिन कोई सुनने वाला नहीं है। अब यहाँ ब्यूरोक्रेसी के मजे लगे पड़े हैं। यहाँ पे ये सियासतदान आपस में लड़ते रहेंगे, जज और ब्यूरोक्रेसी और जर्नैल मजे करते रहेंगे, इस मुल्क को लूटते रहेंगे सर। डीएमसी कोरंगी क्या कर रही है आपके साथ? करप्शन कर रही है वो? बेनता करप्शन है, कोई इंक्रोचमेंट खत्म नहीं कर रहे, कोई काम नहीं हो रहा है, कुछ नहीं हो रहा। अपनी वो एमक्यूम खेलते जा रहे हैं सारे। उन्हें पता है कि आखिरी दौर है हमारा, आगे आगे हमें हुकूमत मिलनी नहीं है, जो खाना कमाना कमा लो अभी जो ना। इसका मतलब है कि मतलब इलेक्शन से पहले वो इस्लाहात हो जानी चाहिए जो अच्छे लोगों को असम्बलीज में लाए। नहीं वो अभी इस्लाहात होती है इमानत दयानत 62-63, किसी आदमी को मुकदमा ना हो, कोई करप्शन के मुलविस ना हो। नहीं, जब तक ये इस्लाहात नहीं होंगे। जी। जी जी शायद आप- आजिद भाई यहाँ देखें, नहीं देखें, मैं कराची के हवाले से बात कर रहा हूँ। आपने भी कराची में रहना, यही मरना है, हमने भी ऐसा ही यही है। रहना, यही मरना है। ऐसा ही है। मतलब है कराची जिस तरह से हमारा तबाह हो रहा है, कराची जिस तरह से तबाह हो रहा है, इसे अगर हम नहीं संभाला तो यकीन करें यहाँ लोग जो है ना घरों में घुस जाएंगे और लोग कत्लेआम करेंगे यहाँ पे ना। सही। तो आवाज ठीक कौन है। उठाएगा? बहुत शुक्रिया आपका हाशमी साहब, आपने टाइम दिया, बहुत शुक्रिया आपका। अगर इखलास जी। भाई के बात को मैं सेकंड करते हुए हमारे पीपल पार्टी के बड़े अच्छे सीनियर रहनुमा बैठे हुए हैं, कुछ मैं बात वाकई करना चाहता हूँ उनको सेकंड करते हुए कि हकीकत है कि कराची, हम कहते हैं कराची मैशत का हब है, कराची पूरे पाकिस्तान को चलाता है, 100% टैक्स में से कराची को 30% भी नहीं मिलता। तो यार ये कराची की नाहरी है ना कि अवाम आप ये सियासतदान आपस में लड़ रहे, क्यों नहीं इत्तेहाद करके वफाक से अपना हादसा लेते। मैं आपको एक बात कराची मेरी बताता लास्ट स्टोरी है, मुझे पहले आप इस पे टेक दें। बिलावल साहब भारत जा रहे हैं शंघाई कॉन्फ्रेंस में शिरकत करने के लिए, गोवा। हूं। जी मुस्बत है? मेरा ख्याल है सियासत तो हर जगह जैसे पाकिस्तान में अच्छाई की कोशिश कर रही है, तो इसलिए खारजा पॉलिसी भी हमारी ऐसी होनी चाहिए कि हम लोगों को अपने साथ मिला के चल सके। दुश्मन कोई भी नहीं हो सकता। मछली तालाब में सारी हर तरह की होती है। नहीं तो उसी मजहबी के साथ रंग छोटी भी दिया बड़ी- जाता है ना अक्सर। सर अभी बिलावल साहब बैठे हैं वहां पे। देखिए मजहबी टच देने का फायदा इसलिए नहीं है कि अपने पड़ोसी से तो हर सूरत में हमने भी इस्लामी ज़माने में क्या खुलफा राशिदीन के ज़माने में यहूद और नसारा से हमने मुआहदे नहीं किए। रूम की हुकूमत, शाम की हुकूमत, ईरान की हुकूमत से हमने मुआहदात नहीं किए। करना चाहिए, ये बिल्कुल ऐसी कोई चीज़ नहीं है कि जी हम भारत से बिल्कुल रूट के बैठ जाए ऐसी शौकन की तरह कि जी मुल्क भर के देखे भी ना। भारत एक बड़ा मुल्क है, उसको तस्लीम करना चाहिए। उसकी पॉलिसी के खिलाफ आवाज़ उठाते रहे, लेकिन उसके अगर तजारती फ़ायदे हमें मिलते हैं जिससे अवाम को रिलीफ मिलता है, तो यहूद और नसारा क्या मामला है। इस्लाम आने से पहले भी तो लोग ताइफ और शाम और जाते थे। बिलावल और साहब के उन्होंने- जाने से बर्फ पिघलेगी, ताल्लुकात में मैं मजीद समझता हूँ कि- इजाफा होगा, ट्रेड खुलेगी। मैं समझता हूँ कि बिलावल साहब एक यंग एनर्जेटिक आदमी हैं और वो जिस तरह से खारजा पॉलिसी को कोशिश कर रहे हैं कि पाकिस्तान के हक में हो जाए, भारत में भी जाके कुछ ना कुछ हासिल कर ही लेंगे इंशाल्लाह ताला, मैं समझता हूँ। चलो, उम्मीद तो मेरा है ये। चले मैं शाह साहब, सज्जाद शाह साहब पे दौरा है बिलावल, ये जो बिलावल भारत में बैठे हुए बिलावल साहब। बिलावल भुट्टो साजिद एक बेहतरीन वजीर खारजा साबित हुए अब तक, अगर देखा जाए। न्यूट्रल होकर बात कर रहा हूँ कि जो साबिका वजीर खारजा हमारे थे उनकी स्ट्रेटेजीज को हमने देखा था। सबसे बड़े आप हमसाए और सबसे बड़े दुश्मन को इग्नोर करते हुए चल रहे थे। मसला कश्मीर हमारा जो है वो धूल बना हुआ था। अब बिलावल ने अगर ये डिसीजन लिया है इस वक्त और ये वहाँ पहुँचे हैं और कोई प्लानिंग है तमाम चीज़ों में, तो अब ये तो उनका वहाँ जब डिस्कस हो जाएगी और उनकी मीटिंग कामयाब होगी और वहाँ से पता चलेगा कि क्या सूरत हाल रही, तो मैं समझता हूँ कि इस वक्त बड़ा अच्छा काम हुआ ये कि एक ऐसी जगह पे वो गए जिनसे हमारा तनाज़ा ख़त्म होके नहीं दे रहा था। मुस्तकिल भारत जो है वो हमें नुकसान पहुँचा रहा है, मुस्तकिल वायलेशन होती है भारत की जानिब से, ठीक है। जो मुआहदे उनकी पासदारी नहीं होती है।
तो इन तमाम चीज़ों को उम्मीद है कि वो बेहतर तरीके से डिस्कस भी करेंगे और मसला कश्मीर के ऊपर खासकर लाजमी बिलावल भुट्टो गुफ्तगू करेंगे। तवक्कात यही है, हमें 1000 साल अगर लड़ना पड़े भी लड़ेंगे। तवक्कात यही है कि कोई बेहतर तरीक़ाकार के तहत गुफ्तगू होगी और उसका कोई बेहतरीन रिजल्ट भी सामने आएगा, पाकिस्तान के लिए भी बेहतरी होगी। और उम्मीद ये है कि इंडिया भी जो है वो अपनी कोई नाखुशगवार वाकया, वैसे मेरे मुंह में साथ अक्सर जब ये बर्फ पिघलती है दोनों ममालिक कोई अक्सर नाखुशगवार वाकया, मैं यही कह रहा हूँ कि अपनी मसनूई अना को इंडिया भी एक तरफ रखते हुए खंदा पेशानी का मुजाहरा करे और बैठे और हमारे वजीर खारजा के साथ जो मामला थे उनको तय करें और उन पर डिस्कस करें। ये डिप्लोमेसी पहले भी ऐसे किया है, क्रिकेट डिप्लोमेसी ज़्यादा की मशहूर है, ये बिल्कुल वही स्ट्रेटेजी है और हमें इसका बेनिफिट लेना चाहिए। और कश्मीर में जैसे भाई हमारे कह रहे हैं जरूर बात करनी चाहिए। वैसे अक़वाम मुत्तहिदा वैसा है, हम तो दौरा बिलावल आप कैसे देखते हैं? साजिद, जब से बिलावल भुट्टो जरदारी साहब जब से वजीर खारजा बने, पाकिस्तानी मईशत में बेहतरी आई है। ठीक है, जिस मुल्क भी गए वहाँ से आपको जो है बेहतर रिस्पांस मिला है। जहाँ से आपको नो किया था वहाँ से यस की आवाज़ें आना शुरू हुई। अच्छा, बिलावल भुट्टो साहब का, जरदारी साहब का दौरा है, इसको सिर्फ एक नज़र से नहीं देखें आप। वैसे हम अक़वाम मुत्तहिदा का हिस्सा हैं और उसी पॉलिसी का ये एक हिस्सा है जिसके तहत बिलावल भुट्टो जरदारी साहब जो है इस वक्त भारत गए हैं। मैं सिर्फ शॉर्ट इतना कहूँगा कि बेहतरी आएगी हालात में। अच्छा, दूसरा मैं आता हूँ आपकी उस वाली बात की तरफ, PTI और हुकूमत की तरफ। अच्छा, एक चीज़ कल शायद परसों शाहिद खाकान अब्बासी ने असेंबली में एक बात की थी जिसमें उन्होंने जो है चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान को अब जो है असेंबली में तलब कर लिया। उन्होंने कहा कि पार्लियामेंट अब जो है चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान से जो है जवाब तलब करेगी। इससे अब आप ये देखें कि सुप्रीम कोर्ट और पार्लियामेंट, कौमी असेंबली, दोनों इदारे अब आमने सामने आ गए हैं। इससे पहले भी 2013 में अगर आपको याद हो, नजीम अफजल चंद जब थे और उस वक्त जो है इफ्तिखार चौधरी साहब चीफ जस्टिस थे, तो उनको भी बुलाया गया था तो वो नहीं आए थे, लेकिन अब इनको बुलाया गया है। और इसके अलावा पब्लिक अकाउंट्स कमेटी में भी जो है इनको तलब किया गया है और इनको बुलाया गया है और इनको कहा गया कि अब आके आप जो है बताएं सबसे पहले कि चीफ जस्टिस की और जितने ब्यूरोक्रेट्स हैं इनकी तमाम लोगों की मरातें और तनख्वाहें जो है बताई जाएं। अब पार्लियामेंट जो है ना, चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान अदलिया के जो इख्तियारात हैं इसको अब महदूद करने जा रही है। अच्छा, एक चीज और है जिससे आप जो है चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान से जो है आप जवाब तलब कर सकते हैं। जब एक बिल पास हो गया आपका कौमी असेंबली में जिसमें जो है 3 जो सीनियर जजेस होंगे वो जो है अपना उनका 3 रुकनी बेंच बनेगा और वो सोमोटो ले सकते हैं। अब 3 जो जजेस हैं जो सीनियर तरीन है वो तीनों इस पे नोटिस लेते हैं। इस पे कौमी असेंबली, पार्लियामेंट जो है उन 3 जस्टिस को जो है एक खत लिख सकती है। अब क्यों नहीं लिख रही, अब ये वो बेहतर जानते हैं। अच्छा, मैं मनान साहब से पूछता हूँ, अभी जो मेरे पास क्योंकि अपडेट आई है, सियासी जमातों को मुज़ाकरात की कोई हिदायत नहीं की, 14 मई को इंतखाबात का फैसला बरकरार है। सुप्रीम कोर्ट फैसला तो बरकरार है, नामुमकिन है, नामुमकिन है, नहीं होंगे, नहीं होंगे। किस पे लगेगी कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट? किसी में लगेगी, खुद लगाने वाले वो खुद अभी इसका शिकार होने वाले। कंटेम्प्ट जिनको लगाने वाले हैं वो हकीकत है कि हम उनके साथ बहुत बुरा होने वाला है। जस्टिस सज्जाद शाह वाली तारीख दोहराई जाए। मैं ये कहता हूँ कि हकीकत है कि एक मतलब जजेस की भी करप्शन सामने आ ही जाए। आप सेशन कोर्ट में जाते हैं, मैं सियासी एक वर्कर हूँ, सेशन कोर्ट में हम जाते सिर्फ जमानत के लिए, मुख्तलिफ मुकदमे हमारे ऊपर भी चलते हैं। हाँ। तो क्या हम जमात इस्लामी के होते हुए भी वहाँ पर मजबूर हो जाते हैं कि कोई ना कोई वो काम कर ही दे जिसके मुखालफत करते हैं, वरना आपको पता है सेशन कोर्ट में केस आगे नहीं बढ़ेगा। आप क्या कहेंगे शाह साहब, ये जो नई डेवलपमेंट है? जी, आज ही एक सियासी रहनुमा का बयान मैंने देखा था, नून लीग से उनका ताल्लुक है, नाम में नहीं है मेंशन कर रहा, और वाज़े लफ्जों में उन्होंने कहा है कि एक ऑर्डर के तहत जज रिस्टोर हो सकता है तो एक ऑर्डर के तहत जज जा भी सकता है, बिल्कुल जा भी सकता है। ऐसे ही। अब बात यह है कि जो बिल्स आ रहे हैं और जो असेंबली में मामला चल रहे हैं, देखिए मुज़ाकरात एक प्राइवेट डिपार्टमेंट के हो रहे हैं, प्राइवेट सेक्शन में हो रहे हैं, असेंबली में नहीं हो रहे। जस्टिस सज्जाद शाह वाला सीन। अच्छा, असेंबली जो है वो फ्लोर है कानून साजी का, और सुप्रीम पार्लियामेंट अगर बैठती है और कोई सुप्रीम पार्लियामेंट कानून साजी करती है तो उसको अमल दरामद भी कोर्ट ने कराना है। अब वो अगर एक नहीं करेगा तो दूसरा करेगा, दूसरा नहीं करेगा तो तीसरा करेगा, क्योंकि अपोजिशन की जो पार्टी है वो इस मामले को अपनी तरफ ले लेके, क्योंकि अब जैसे उन्होंने ऐलान कर दिया कि जजेस के उस पे फेवर में जो है वो लोग बाहर निकले गलियों से, तो इन्होंने जो है ना उसको मतलब मुतजाद कर दिया है अदलिया को, तो इस वजह से जो है कोलैप्स होता नजर आ रहा है सारा मामला। साजिद भाई, मैं तो समझता हूँ, बात उनकी काट रहा हूँ
कि जजेस इतने सियासी हो गए कि मैं तो तजवीज़ आपको देता हूँ आपके चैनल के थ्रू कि फिर जजेस को भी बराह रास्त वोट से मुंतखब कर लें, और बार काउंसिल जो है ना पूरे पाकिस्तान के बार काउंसिल का वोटर फैसले ही पसंद नापसंद की बुनियाद पे चले पसंद और नापसंद की बुनियाद पे चल रहा है, तो फिर जजेस को भी सीनियरिटी की बुनियाद पे मुंतखब नहीं करें, उसको भी बराह रास्त मुंतखब करें बार काउंसिल के। चले आगे बढ़ाते हैं सिलसिले को। और इसी तरह सदर पाकिस्तान को भी बराह रास्त बैलेंस ऑफ पावर। लास्ट स्टोरी है मेरे पास शहर कायद की, जमात इस्लामी से मैं इसकी शुरुआत करूंगा। अमीर कराची नईम रहमान कहते हैं कि सिंध के लोगों को काउंट ना किया जाए, जो देही सिंध है, हैदराबाद, सक्कर, मीरपुर खास, दादू, जिस पे सोशल मीडिया पे एक आग लगी हुई है नईम रहमान साहब के खिलाफ कि ये आपने हमें अक़लियती होने का सबूत दिया है, आपने जहर उगला है सिंध के लोगों के लिए। मैं सेंसस के हवाले से बात कर रहा हूँ, राशिद मन्नान साहब। तो जमात इस्लामी पाकिस्तान की जमात, देखिए बात है ऐसी स्टेटमेंट नहीं, ये जो है ना मुखालिफिन इसका फायदा उठाने की कोशिश करते हैं। हम तो कराची के हक की बात करते हैं। नहीं तो सिंध के हक की भी बात करें ना सर, कराची सिंध का हिस्सा है ना, तो बाकी शहरों की भी बात करें। आप कह रहे हैं हम सिंध की बात करते हैं, और कराची में तो पूरा पाकिस्तान रहता है। इसका मतलब हम सिर्फ सिंध की भी बात नहीं करते, पूरे पाकिस्तान की भी बात करते तो जिनकी दिल आजारी हुई है आपकी स्टेटमेंट से, उनसे माजरत करें। दिल आजारी नहीं, हम तो उनके हक की बात कर रहे हैं जो बेचारे हक की आवाज उठा ही नहीं सर सकते। अब आप अकेले कुल है, वो सारे बेवकूफ है। नहीं, ऐसी बात नहीं है। तो मैं आप आपको- माजरत करें, वो कह रहे हैं कि आपने दिल आजारी की है हम लोगों की। वो वजह उसकी मैं बताऊं कि सिंध की हक की आवाज आज तक किसी ने उठाई नहीं है। अच्छा, हमने मतलब उठाई आप है। उनकी आवाज उठा रहे हैं। बिल्कुल हमने उठाई है। देखिए ना, आप क्या समझते हैं कि सिंध में सब कुछ ठीक है? आज तक वो स्कूल ऑपरेट नहीं हो सकते जो बेनजीर ने 2 कमरे के स्कूल बना के दिए थे। ये चाहते नहीं है कि सिंध के अंदर तालीम आम हो जाए और इनके मुकाबले में कुछ सियासी लोग पैदा हो जाएं, कुछ बड़े बड़े लोग पैदा हो जाएं। बड़े आप अफसोस करेंगे कि आप ऐसे सिंध के किसी तफरीह मुकामात पे चले जाएं, सिंध के वो लोग बेचारे अफसोस आता है कि लाइन से हाथ हमें तो अच्छा नहीं लगता, वो पाकिस्तान के शहरी हैं। आखिर इतना फंड जो आता है सिंध का, नहीं तो क्या ही अच्छा होता है कि जब आप कहते हैं कि लाड़काने के साथ भी नाइंसाफी है, हैदराबाद के साथ भी है, सक्कर के साथ भी है, आप कराची की सिर्फ राग आलाप रहे ना राशिद मन्नान साहब। नहीं रहमान चूंकि कराची की कराची है, लेकिन जमात कराची के हकूक़ की बात कर रहे हैं। कराची की नहीं है, जमात इस्लामी पूरे पाकिस्तान की, हम कहते हैं सारे जान का दर्द हमारे जिगर सारे में। लोग आपके। हम तो कुल लोगों की बात करते हैं। आप ये किस तरफ लेकर जा रहे हैं कराची को? कराची को इस तरफ लेके जा रहे हैं कि अपने भाई के मार्फत, कराची के हम इस तरफ लेके जा रहे हैं कि अपने भाई की मार्फत मैं चाहता हूँ और आपके मार्फत कि कुछ हम कराची में तमाम जमातें मिलकर एक बात पे इकट्ठा हो जाएं कि हम कराची के सारे फुटपाथ खाली कराएंगे। ये जो चौराहों पे दस्तरखान लगा के हमने बड़े बड़े चौराहे, चौक चौराहे दस्तरखान वालों को दे दिए, जिसमें लोग मुफ्त खाना दे रहे हैं, लोगों को सिर्फ पाल रहे हैं, उनको किसी जॉब रोजगार का इंतजाम नहीं कर रहे हैं। कराची को क्या हम तो रियासत पालेगी इन लोगों को? रियासत को नहीं पालना चाहिए, रियासत क्योंकि रोजगार का बंदोबस्त कर तो रियासत रोजगार देगी, रियासत को रोजगार देना चाहिए। उसका तरीका मैं बताऊं, आखिर हमारे कितने टूरिस्ट नॉर्दर्न एरिया जाते हैं, पाकिस्तान सिंध को टूरिस्ट का इलाका क्यों नहीं बन सकता? सिंध में टूरिज्म नहीं है क्या? समुंदर है। आप समुद्र को टूरिज्म का इलाका बनाए, उसकी सफाई सुथराई का इंतजाम करें। आप गोले खिल नहीं है आपके पास सिंध में? बिल्कुल है। आपके पास कल्चर हुई है जमात इस्लामी की, आप नुमाइंदगी करते हुए उनसे माजरत करेंगे? माजरत नहीं, उनके हक की आवाज है, बल्कि उनको हमारे साथ मिलना चाहिए ताकि उनके ऊपर जो वडेरा शाही मुसलत है वो खत्म हो जाए। देखिए उनकी हक की आवाज तो पहली मत है किसी ने उठाई है, उनको गलत डायरेक्शन दी जा रही है। सच्ची बात तो यह है कि उनकी हक की आवाज उठाई हाफिज नईम ने, और कराची की हक की आवाज जब है तो पूरे पाकिस्तान की हाफिज नईम साहब की स्टेटमेंट को एंडोर्स कर रहे हैं। बिल्कुल हक की आवाज उठाई उन्होंने, पूरे कराची के हकूक की बात की है, जिसमें सिंधी, पश्तून, पंजाबी, पख्तून, सराइकी सब शामिल है। और जिसकी हक तलफी हुई है, हक तलफी क्या हुई है? वो कह रहे हैं कि आप हमारे लिए भी आवाज उठा लेते हैं, आप हमें माइनॉरिटीज में तो तब्दील ना करें। नहीं कर रहे हैं, वो ये कह रहे हैं कि जो जहां रहता है वहीं वो मर्दमशुमारी में शुमार होगा। वो ये नहीं कह रहे हैं कि सिंध का सिंध में शुमार होगा, पंजाब का पंजाब। वो कहते हैं कि जो जहां रहता है उसको उसी जगह गिनो। एग्री करते हैं हाफिज नईम साहब की सिर्फ एक बात से मैं इत्तेफाक करता हूं, जो उन्होंने मरदमशुमारी में जो दुरुस्त काउंटिंग का कहा कि जितनी आबादी है उतनी गिनी जाए, तो जाहिर सी बात है उससे सूबाई और कौमी असेंबली की नशिस्तें जो है बढ़ेंगी। लेकिन अगर दूसरी तरफ हो ना, हाफिज नईम रहमान साहब की एक चीज से मुझे इख्तिलाफ है। वैसे हाफिज साहब जो है अब बड़ी आवाज उठाते थे, गरीब आवाम का बड़ा दर्द दिल रखते थे कि इलेक्ट्रिक के खिलाफ, अब सुई गैस। अब जब से उनको मेयर बनने का चांस बना, क्योंकि मेरे भी अच्छे दोस्त हैं, मेरे भाई हैं, मैं उनसे भी शिकवा करूंगा, आपके चैनल के तवज्जुह से भी कह रहा हूँ
कि इस वक्त अब कराची की, बल्कि पूरे पाकिस्तान की आवाम, लेकिन वो कराची के लिए करते थे ना, कराची की आवाम जो है इस वक्त महंगाई की चक्की में बुरी तरह पिस चुकी है। साजिद बिल देखें आप, के इलेक्ट्रिक के खिलाफ सबसे ज्यादा हाफिज नईम उर रहमान साहब ने आवाज उठाई, लेकिन वो क्या मुआहदे हैं वो आवाम के सामने क्यों लेकर नहीं आए? वो आपने आवाज उठाई, आपको बुलाया गया, तो मुझे बताया ना कौन से मुआहदे जिसके तहत आप चुप हो गए? अब आज गरीब आवाम आप देखें साजिद, खाने को पैसे नहीं लोग, उनके भारी भरकम बिल भेज दिए गए। अब आपके भी बिल तो खुद भी मुतासिर होंगे मन्नान भाई साहब, खामोश हो गए उन मुआहदों के बाद। तो मैं इस पे खाली कहूंगा, जमात इस्लामी भाई जब चले, अल्लाह पाक आपको मेयर बनाए भाई। अभी 7 मई को दोबारा जो है 11 नशिस्तों पे इलेक्शन हो रहे हैं, आपके उम्मीदवार उसमें कामयाब हो जाए बिल्कुल, लेकिन अगर आप मेयर नहीं बने तो क्या आप कराची के अवाम की जो है हुकूक की आप जो जंग नहीं लड़ेंगे? क्या आप उनको बेयारो मददगार छोड़ देंगे? एक उम्मीद की एक किरण नजर आई थी हाफिज नईम उर रहमान साहब की शक्ल में, लेकिन माजरत के साथ इससे सबसे पहले महंगाई में के खिलाफ इन्होंने कब एहतजाज किया? राशिद साहब के इलेक्ट्रिक के आगे बराए फरोख्त हो गए अमीर कराची। जमात इस्लामी के बारे में तो सारी दुनिया कहती है ना झुकने वाले ना बिकने अभी एहतजाज की कॉल करें, हिसाब दें, जितने हिसाब दें कि भाई इस मरहले सबसे ज्यादा एहतजाज इलेक्ट्रिक का पैसा कहा जाता है अरबों रुपया, जिम्मेदार कौन है? इनके बेनिफिशियरी कौन है? मंजर पे लाए ना, बेनिफिशियरीज लाए ना साहब ने एक मिशन उठाया था, अचानक उनका पीछे हट जाना मायूस हुई है कराची की। आपको पता है कि तो हमने तो खुल के बात की किसके किसके में कौन कौन बेनिफिशियरी है और किसका किसका कितना शेयर और किसको किसको कितना फायदा पहुंचा है। आपके साथ थी, आवाम आपके साथ थी, हमारे साथ है। हम आवाज जब भी जरूरत महसूस करेंगे कहीं क्या आज 3.5 रुपए फी यूनिट इजाफा कर दिया साजिद दोबारा से, फिर आवाज उठाएंगे, फिर आवाज देंगे, फिर लड़ेंगे, फिर बात करेंगे। गैस के मीटर एंड में साजिद 500 रुपए 40 रुपए से 500 कर देगा। 80 लाख जो है इनके जो कंज्यूमर हैं, 80 लाख जो है इनके सार्फिन हैं, 80 लाख को आप जो है 500 से मल्टीप्लाई करते हैं अरबों रुपए में। अरबों रुपए कहां जा रहा है? कोई हिसाब देगा? IMF से कर्जा हमने लिया, आपने लिया, सज्जाद भाई ने लिया, राशिद भाई ने लिया, मैंने लिया, किसने लिया? आप बता रहे हैं कि भाई कर्जा देना है, लेकिन जब आप कर्जा ले रहे हैं उसका क्या कर रहे हैं? आप उसका हिसाब क्यों नहीं दे रहे? आप वो क्यों नहीं बता रहे कि कर्जा जब लिया जाता है वो कहां खर्च किया जाता है? वो आप लोगों के अय्याशियों में खर्च भुगते हम लोग, तो ये कहां का इंसाफ? साजिद जमात इस्लामी एक उम्मीद की किरण है। अगर अभी इखलाक भाई ने कहा कि हम बदजिम्मा हो रहे हैं, इक़्तिदार के मजे भी ले रहे हैं और जिम्मेदारी भी तस्लीम नहीं करेंगे, तो भाई जमात इस्लामी को आप एक दो मौका दें, क्योंकि एक वाहिद जमात इस्लामी है इसका मैं खुद कहूंगा कि यार जो आज तक करप्शन से भागे, आज तक करप्शन से भागे, तो जमात इस्लामी को आप मौका देते हैं, एक इनको एक मौका देके देखें कि क्या पता भाई गरीब आवाम के लिए कोई फायदा हो जाए। इस वक्त जो महंगाई है आपके सामने है, मैंने बताया कि बिजली के बिल देखें साजिद सब छोड़े, आटे के लिए किसने आवाज उठाई? आटे के लिए किसने आवाज उठाई? 1600 रुपए का 10 किलो मिल रहा है, 160 रुपए किलो हो गया, कौन बोल रहा है? कौन माफिया है? कौन लोग हैं? हम में से ही है ना भाई। क्यों नहीं लाते अब इनको मंजर पे? क्या आपका हिस्सा है? अब वहां से आप लोगों को हिस्से मिल रहे हैं, क्यों नहीं कर रहे? क्यों असेंबली में कोई MP MLA आवाज क्यों नहीं उठाता? क्यों नहीं उठाते भाई? आप नहीं रखते आप दर्द दिल आवाम का, कोई नहीं करता। अच्छा इनके एक MP है रशीद भाई, वो थोड़ा बहुत आवाज उठाते हैं, बात करते हैं। इसके अलावा TLP के एक MP है, वो आवाज उठाते हैं, जो क्योंकि मैं खुद पार्लियामेंट रिपोर्टर में अक्सर देखता हूँ, ये लोग आवाज उठाते हैं। लेकिन जो इस वक्त हुकूमत में इक़्तिदार के मजे ले रहे हैं वो लोग आवाज क्यों उठाते हैं? कोई जो है आवाम का जो है नहीं सोचता। ठीक है, मैं मन्नान साहब आ रहा हूं आपके पास, मैं पहले शाह साहब से देख लूं। शाह साहब, अहले कराची, आज बड़ा अहम मीडिया ब्रीफिंग थी एक, उससे पहले हाफिज नईम उर रहमान साहब की एहसन इकबाल से ब्रीफिंग में शिरकत हुई और उसके बाद वो जब बाहर निकले मीडिया से गुफ्तगू की तो वो बात की उन्होंने जो बात हम यहाँ परसों या नरसों के प्रोग्राम में गालिबन कर रहे थे और सेंसस के ऊपर ही थी। एहसन इकबाल ने जब उनको एक ब्रीफिंग में समझाया कि कराची की ये सेंसस हुए हैं और ये मामला इस तरह चल रहे हैं, ये लॉज हैं, तो मीडिया ब्रीफिंग में हाफिज नईम उर रहमान साहब का कहना था कि जो मुकामी लोग नहीं भी हैं, यानी मुस्तकिल पते की बुनियाद पे मरदमशुमारी ना की जाए। ठीक है, कराची शहर की मरदमशुमारी रिहायशी बुनियाद पे की जाए और इसमें 15 मई तक एक्सटेंड किया जाए, टाइम को बढ़ाया जाए। ठीक है। अब बात ये है कि हम ये पूछते हैं यहाँ पे कि भरपूर साथ दिया बल्दियाती इलेक्शन में आवाम ने जमात इस्लामी का, यहाँ तक के पीपल्स पार्टी को मेयरशिप के लिए प्रॉब्लम आ गई और ये 11 नशिस्तें जो जमनी के लिए खड़ी हुई हैं इस पे पूरा झूला है ना। इतना साथ दिया कराची के आवाम ने, तो कराची के कौन लोग थे जो साथ दे रहे थे? वो रजिस्टर्ड वोटर थे जो मुस्तकिल बुनियाद के पते पे थे, है ना। अब आप अगर ये चाहते हैं कि
हर आदमी को, जो कच्ची आबादियों में कब्जा करके बैठे हैं, कब्जे ग्रुप हैं, और जो माफियाज हैं, जो लैंड ग्रैपर्स के टोले हैं, उनको भी जो है वो रजिस्टर्ड कर दिया जाए कराची के ऊपर मुस्तकिल पते के ऊपर, और उनको वोट का हक दे दिया जाए, तो आप यकीन करें कि ये बड़ी नाइंसाफी होगी। सबसे मेन अफगान ये बहुत महंगा सौदा होगा। इसके अंदर बहुत सारी चीजें जो देखने से ताल्लुक रखती हैं। आप अंदाजा नहीं कर सकते कि कितना सेंसिटिव हुआ है कराची। कराची दुबई है, यहाँ लोग कमाने के लिए आते हैं, मजदूर भी आते हैं, यहाँ कराची के लोग उन्हें वेलकम कहते हैं, अकोमोडेट करते हैं। लेकिन ये कोई शर्त नहीं होती कि आप यहाँ मुस्तकिल पते पे आ जाएं और आपको वोट का हक दे दिया जाए। आज भी मेरे अपने कुछ लोग हैं जिन्हें मैं रिलेटिव है मेरे, जिनका पंजाब से बिलोंग है, वो यहाँ रह रहे हैं, तो उनका वोट पंजाब में है। तो वो एक तरीका कार है, उस पर चलना चाहिए। नईमुर रहमान साहब कराची के लिए आवाज उठाएं जैसा वो कर रहे थे। यहाँ मैं पूरी बात कर लूं क्योंकि उनका एक एक लम्हे का मामला जो मेरी नजर से गुजरता है हाफिज नईमुर रहमान साहब का, और राब्ते में रहता हूं मैं। और मैं इस वक्त बिल्कुल यहाँ क्लियर बता रहा हूँ कि ये एक अलग इशू है सेंसस का, क्योंकि उनको वोट बहुत अच्छा पड़ा है कराची से। अब ये बात तय है कि जो ओरिजिनल सेंसस में कमी आ रही है, जो रजिस्टर्ड लोगों की नहीं हुई है सेंसस, वो बिल्कुल होनी चाहिए डिजिटल। उसके अलावा जो ये पॉइंट उठा रहे हैं ज़ीशान कि बिजली के ऊपर उनसे ज्यादा किसी ने मेहनत नहीं की के खिलाफ, ऐसा ही, और महंगाई के खिलाफ पे हम कई प्रोग्रामों कह चुके हैं कि पीटीआई अपोजिशन लेके बैठी एक ही पार्टी है। देखें कराची में पीटीआई का मौकिफ और नईमुर रहमान साहब का एक ही है। वो मौकिफ ये है कि जी लोकल लोग जो यहाँ आ गए माइग्रेट होके या बैठे मजदूरी के लिए, उनको सेंसस में लिया जाए, और वो अगर पूरी होनी होती तो हो जाती, वो नहीं हो रहा। तो पीटीआई से मौकिफ कराची के हवाले से मिल रहा, कहीं और क्यों नहीं मिल रहा? फिर वहां भी मिला लीजिए। वरना कराची के लोगों को अगर आप देखना चाहते हैं, जिन्होंने आपको बहुत बड़ा वोट दिया है, उनके लिए महंगाई की आवाज, केई की आवाज, आटे की आवाज, ये चीजें जो कंपलसरी है वो उठाए। कराची देख रहा है आपकी तरफ, बिल्कुल देख रहा है। कराची के लिए के इलेक्ट्रिक मोस्ट इंपॉर्टेंट, हर कराची वाले की आप सोशल मीडिया को उठाएं। मैं आपको ये बात करता हूँ, बात को कहते देखें, फिर ऐसे कहना कि सिंध तो आपकी है ना, एक्सरियत आपकी है, इत्तेहादी आप वफाक में भी है, कोई ऐसा कानून बना दे ना कि फला सन से जो लोग कराची में आए हैं, या फला सन से या 2000 ले लें, 2000 से पहले बढ़ जाएंगे, उनको या तो अफगानी भी बनाते हैं, के बाद 2000 के बाद के जो लोग हैं उनको हम सेंसस में नहीं लेंगे। कुछ तरह कानून बनाते हैं, उस तरह का सेंसस कर ले, और फिर उनको वोटर में भी वोटर लिस्ट में भी उनका नाम ना आए, ताकि कराची के रियल लोगों को वोटर दे सके। उनको जो कार्ड दिया जाता है, शहर के मसाइल के लिए असल मसला पता है क्या है? शहर के मसाइल में हम इख्तलाफ रखते हैं। पीपल्स पार्टी नहीं चाहती कि मजलानी ओन करे, मजलानी नहीं चाहती पीटीआई ओन करे। आप मुझे बताइए कि हम इतना टैक्सेस देते हैं, मुल्तान शहर कराची से बड़ा है? छोटा है। छोटा है। मुल्तान शहर कराची का मुकाबला कर सकता है? नहीं। तो मुल्तान में मेट्रो पहले बन गया, आज से 20-5 साल पहले। हमारा मेट्रो बनी तो अधूरी बनी, 55 रुपए उसका टिकट, 25 रुपए वहाँ का टिकट। मैं पिंडी से लेकर इस्लामाबाद, ऑरेंज ट्रेन बन गई लाहौर में। हाँ, तो देखिए ना इसकी ज्यादा क्या हो गई कि हमें आपस की लड़ाई की वजह से हम अपना हक मांगे, सारे लोग इकट्ठे हो गए कि नहीं जी हाँ मेट्रो पहले हमारी बननी चाहिए, फिर कराची और मेट्रो। मुल्तान में फैसलाबाद से तो छोटे छोटे मेट्रो बन जाए, कराची में मेट्रो, जो ये सबसे ज्यादा नाइंसाफी तो है ना, हुकूमतों में तो रहते हैं ना। दूसरी बात ये है कि किराए में भी देखिए फर्क है, आज भी 25 रुपए किराया और हम 55 रुपए दे रहे हैं अधूरी मेट्रो का, तो ये बड़ी ज्यादती है। फिर हम कहते हैं कि कराची पाकिस्तान को टैक्स देता है, तो सर कराची की डेवलपमेंट के लिए सारी जमातें एक हो जाए, नईमुर रहमान की तरफ ना देखें, पीपल्स पार्टी भी एक हो जाए, पीटीआई भी एक हो जाए, हमारे जो समुंदर है उसको पिकनिक पॉइंट बनाएं, कंचर झील मंचर झील को ठीक करें, टैक्स लगाएं, वहाँ अच्छे अच्छे रिजोर्ट बनाएं, वहाँ लोग आएँ, टूरिस्ट आए, गोरे खिल जाएँ, आपकी आमदनी में इजाफा होगा। जब आपकी आमदनी में इजाफा होगा तो मसाइल में शहर के लिए कुछ सोचे ना। फुटपाथ पर दावे पे आप इस्लामाबाद में आपकी मोटरसाइकिल पंचर हो जाए, आपको कमर्शियल एरिया ही जाना पड़ेगा पंचर लगाने के लिए, और यहाँ हर फुटपाथ पे किलोमीटर के अंदर 20 पंचर वाले मिलते हैं। कौन है वो लोग? उनको कोई जगह दे दें, कोई कराची शहर को साफ करे। फुटपाथ पे हम नहीं चलते, फुटपाथ में रेडी पथार वालों का जोर। सिटी की गाड़ी को ठीक करने का वादा करके आए कि इलेक्ट्रिक का केबल हम दुरुस्त करेंगे, उसके अलावा चले। हाँ, मैं ये बता रहा हूँ कि मैं आपसे वादा करके जा रहा हूँ, हाफिज नईमुर रहमान के खिलाफ मुस्तकिल जहाद में है, और हम मुस्तकिल के खिलाफ जद्दोजहद करते रहेंगे। हमारा उनसे कोई खुफिया एग्रीमेंट नहीं और ये जो जगह जगह पंचर वाले जो आप बता रहे हैं, ये सब गैर मुकामी बैठे हैं। आप इनको हटाएं ना, उनको तो यही तो आप तो उन्हें कार्ड दिलवा रहे हैं। नहीं हम तो हटाएं, उनको डिजिटल सारे लोग हट जाए। ये तो सफूरा चौरंगी पे अभी फुटपाथ बनी नहीं है, वो अच्छे दस्तरखान लग गए।
एक अभी हमारे घर के सामने एक लाइन से टोल लगे बनी हुए है, हैं। मेरा हाँ? गुजरना हुआ लाइन से, जी लाइन से। और ये ओवर ब्रिज फ्लाईओवर ब्रिज बन रहा है, उसके नीचे ट्रक वाले खड़े हुए हैं। यानी क्या ये मजा पूरे है? शहर में लंगर खाना जो बना दिया गया है, इसकी तो खैर मैं भी मजम्मत करता हूँ, कहता हूँ ये खत्म नहीं, हो जाए। ये खत्म हो तो जाए। गैर मुल्की लोग जो आते हैं आपका बड़ा बिल्कुल बड़ा लंगर खाना खत्म हो जाएगा। बड़ा वो प्रेशर पैसा पड़ता है आप आपका। लोगों को आटे की सूरत में दे दें, वो पैसा आप किसी की फीस की सूरत में कराची दें। जैसे शहर में खाना लंगर मत खाने दें, आपकी खाना देना बंद कर दें। भूखा आदमी शेर से भी ज्यादा ताकतवर होता है। चले, फिर ठीक रास्ता है, जी निकालेगा। जिशान जी। साजिद मैं एक बात क्लियर करूंगा, सारी बातें हो गई। आप एहतजाज पे असल में जवाब देना भूल गया था, क्योंकि आपने मुझसे सवाल किया था। इमरान खान साहब ने एहतजाज की कॉल दी है जो अदलिया के लिए, चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान और उनके जो 3 जजेस हैं। ये जो एहतजाज की कॉल दी ना साजिद, कल रात को जो ज़राए से हमारे पास ज़राए से खबर आती है, इमरान खान साहब ने बाकायदा जो अपने 2 व्लॉगर्स हैं उनको बाकायदा एक टास्क दिया और कहा कि इसका मलबा दोबारा से जो है डर्टी हैरी किसको कहते हैं, फैसल नसीर साहब को, उन्होंने दोबारा से आर्मी को जो है इसमें जो है घसीटने की कोशिश की है कि हमारे खिलाफ जो है अब जो है दोबारा वहां से जो है इंस्ट्रक्शन आ रही है और हमारे खिलाफ जो फैसले दिए जाएंगे और हमें जो है मुझे जो है गिरफ्तार करवा दिया जाएगा, लिहाजा आप जो है एहतजाज के लिए निकले हैं। तो मैं एक चीज की वजाहत करता चलूं, अगर वहां से फैसले होते ना तो उन लोगों को इतनी जरूरत नहीं पड़ती, क्योंकि नदीम अंजुम साहब कह चुके हैं हमारा सियासत से कोई ताल्लुक नहीं है और वो अपनी इस बात पर कायम है। अगर आर्मी को इंटरप्ट करना होता और वो करना चाहते ना, इमरान खान साहब को अंदर कराना चाहते हैं, उनके लिए 2 मिनट का खेल है। इमरान खान साहब के 2, 4, 500 और 1000 लोग हैं, उनको सीधा करना आर्मी के लिए मसला नहीं है। तो आर्मी इस वक्त जो है बिल्कुल सियासत से दूर है, लिहाजा उसको जो है सियासत में ना घसीटा है। इमरान खान साहब जाहिर सी बात है दोबारा से एक आर्मी को दोबारा घसीटना चाह रहे हैं और पाकिस्तान के मफाद में भी यही है निशान भाई कि इमरान खान को गिरफ्तार ही कर लिया जाए। नहीं, मैं सिर्फ इस बात की मैशत वजाहत भी कर रहा हूं हो जाएगी, वहाँ कि पर इमरान खान साहब खाली अदलिया के लिए नहीं, वो अपने लिए लोगों को निकालना चाह रहे हैं। और लोग निकलेंगे नहीं, लोग निकलेंगे नहीं। तो 2013 आप रिकॉर्ड पे रखिए, लोग अब निकलेंगे नहीं, ना अदलिया के लिए निकलेंगे ना इमरान खान साहब के निकलेंगे। अच्छा एक चीज और बता दूं, इमरान खान साहब की बात जो है, आपने पिछले प्रोग्राम में मुझसे सवाल किए कि इमरान खान साहब का अगला ऑप्शन कौन है। बहुत से लोगों के जहन में शाह महमूद कुरैशी, परवेज खटक या दीगर नाम है, लेकिन मैं आज ये बात भी आपको बता दूं, अपने प्रोग्राम का हिस्सा रखिएगा। इमरान खान के अगर नाहल होते हैं, उनकी गिरफ्तारी होती है, उनका अगला ऑप्शन बुशरा बीबी हैं। वजीर आजम की उम्मीदवार भी और पार्टी की जो सरबराह की उम्मीदवार भी बुशरा बीबी होंगी। ये भी बहुत अंदर की खबर है, ये चीज भी जो है वहां बुशरा बीबी जो है इमरान खान साहब के बाद जो है अगला ऑप्शन है। वजीर आजम की उम्मीदवार भी वो होंगी, भले बनेंगे नहीं, पाकिस्तान इसलिए अच्छा हो जाएगा कि चिल्ले काटे जाएंगे, पाकिस्तान अच्छा हो जाएगा, चिल्ले काटे जाएंगे, तो, सब कुछ तरसमाती बुनियाद पे होगा और पाकिस्तान सब ठीक हो जाएगा। इसलिए हमें सलमानी टोपी की जरूरत है जो बुशरा बीबी के पास है। तो आर्मी के खिलाफ जो इमरान खान साहब जो इस वक्त जो दोबारा से जो है अवाम को इश्तियाल दिलाना चाह रहे हैं इदारों के खिलाफ, के वहां से कॉल आ रही है, वो लोग कह रहे हैं अदलिया पे प्रेशराइज करवा रहे हैं कि हमें जो है मुझे जो है गिरफ्तार किया जाए और मुझे गिरफ्तार किया जाए, अपने लिए वो लोगों को निकालना चाह रहे हैं। लेकिन मैं वजाहत करता चलूं कि अगर आर्मी चाहिए, आप भी मुझसे बेहतर समझते हैं, 500,000 लोग हैं, उनको सीधा करना उनके लिए मसलन 2 मिनट में सब चीजें हो जाएंगे और इमरान खान साहब अंदर होंगे और सारी चीजें हो जाएंगी। 25 मार्च 1971 को मुल्क के सबसे बड़े अवामी लीडर को गिरफ्तार किया गया। क्या मुल्क में कोई बहुत बड़ा भौचाल उस वक्त आया था? भौचाल बाद में आया था। कानून से कोई बाला करनी बहुत कोई नहीं। इमरान खान साहब को गिरफ्तारी नहीं चाहिए। अब तो मजाक उड़ाते थे दूसरों का कि व्हील चेयर पे आ गए, बीमार है। अब इमरान खान साहब इसलिए कहते हैं कभी पाकिस्तान के अवाम को सुकून मिलेगा उस पर जब इमरान साहब गिरफ्तार चले ऐसी उम्मीद के साथ कि मेरा मुशाद आबाद रहे। मुझे साजिद हुसैन को इजाजत की, मुलाकात हुई नए प्रोग्राम के साथ। अल्लाह हाफ़िज़।